सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 5 संसार पुस्तक है पढ़ने जा रहे हैं। संसार पुस्तक है, यह पाठ एक पत्र के रूप में है जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह पत्र पंडित नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा था। बच्चों, इंदिरा गांधी के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि वह हमारे देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। वह पंडित नेहरू की पुत्री थी। अब हम अपना पाठ संसार पुस्तक है शुरू करने जा रहे हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकती। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। इसमें पंडित नेहरू कहते हैं कि उस समय जब उन्होंने ये पत्र लिखा था तो वो इलाहाबाद में थे और इलाहाबाद से उन्होंने अपनी पुत्री को, जो कि मसूरी में पढ़ रही थी, पत्र लिखे थे। उन्होंने लगभग 30 पत्र लिखे थे। उन 30 पत्रों में से संसार पुस्तक है, ये एक पत्र है और उसी की पूरी व्याख्या हम इस पत्र के द्वारा करने जा रहे हैं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है। फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो उसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। अब यहाँ पे पंडित नेहरू अपनी बेटी इंदिरा गांधी को समझाते हुए कहते हैं कि हमें अगर पूरे देश का इतिहास जानना है तो हमें पूरा पुस्तक का अध्ययन करना पड़ेगा, पूरा पढ़ना होगा उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए। क्योंकि अगर हम नक्शे में देखते हैं, हम अपने ग्लोब में देखते हैं तो क्या होता है, हिंदुस्तान एक छोटा सा देश दिखाई देता है ना। तो पूरे संसार के बारे में वो कहते हैं कि सिर्फ एक हिंदुस्तान के बारे में हमें नहीं जानना है, बल्कि हमें पूरे देश के बारे में, पूरे संसार के बारे में जानना है। तो वही चीज आगे समझाते हुए वह कहते हैं, मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उससे तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। अब इसमें पंडित नेहरू ने बताना चाहते हैं कि भारत का इतिहास क्या था। इतिहास यानी कि वो उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो धीरे धीरे जब हम किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी जिज्ञासा बढ़ती जाती है ना। तो हम हर चीज को जानने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या होगा। तो यही छोटी छोटी बातों को लेकर के नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को समझाई इस खत के द्वारा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों के पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस तरह कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तो बच्चों,
उस समय पुराने समय में ये माना जाता है कि इस हमारी धरती में कुछ भी नहीं था। ये धरती एक आग के गोले के समान थी। ना यहाँ पे वनस्पति थी, ना जलवायु थे, ना जानवर, जीव-जंतु कुछ भी नहीं था। क्योंकि ये धरती इतनी तपती हुई, इतनी गर्म थी कि यहाँ पे रहना पॉसिबल ही नहीं था, है ना? संभव ही नहीं था कि कोई इस धरती पर अपना जीवन सोच पाता। तो उस समय जब कुछ भी नहीं था, धीरे-धीरे क्या हुआ कि परिवर्तन जीवन का नियम है। तो धीरे-धीरे जब परिवर्तन हुआ, तो उस परिवर्तन के साथ क्या हुआ, वनस्पति आई, जलवायु आई, फिर जीव-जंतु आए, फिर अंत में मानव आया। तो इस तरीके से पर धीरे-धीरे परिवर्तन के साथ हमारी धरती का निर्माण होता गया और धरती बनती गई, जिसमें रहने योग्य लोग रहने लगे। अब इसमें क्या है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि अभी हम सुनते थे कि हमने देखा नहीं है डायनासोर थे करके, है ना? लेकिन हम क्या करते हैं, कहानी और पिक्चर्स वगैरह में देख कर के हम बोलते हैं हाँ, डायनासोर थे। लेकिन ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि उनकी अस्थियाँ, पुरानी हड्डियाँ, ये सब देख कर के हमें पता चला कि शायद ऐसे जीव भी हमारी धरती पर रहते थे, ठीक है? तो ये सब देखने के लिए हमें क्या होता है कि पुराने संग्रहालय में जाना पड़ता है। वो संग्रहालय में आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे-बैठे हर एक बात सोच निकालें। ये बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों को की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। तो इसमें नेहरू जी कहते हैं कि जो भी संसार में है, मतलब हम कैसे विश्वास करते हैं, अगर कोई दादी नानी हमें कहानी सुनाती है तो हम उन कहानियों को स्वप्न लोक में सोचते हैं, है ना? वो हमारे सपने में हमें दिखाई देती कि शायद ऐसी परी होगी, कोई ऐसी कहानी है। तो वो क्या है, मनगढ़ंत कहानियां हैं, सुंदर परियों की कहानियां हैं, तो हम उस पर विश्वास करते हैं कि हमारी दादी सुना रही है, हमारी दादी को उनकी दादी ने सुनाई होगी, है ना? लेकिन यहाँ पे बात करते हैं हम कि जीवन की वास्तविकता, यानी कि क्या संसार ऐसा था? हम संसार की बात कर रहे हैं, तो संसार ऐसा था तो उसके बारे में हम कैसे जाने, क्योंकि उस समय कोई पुस्तक लिखता नहीं था, लिखने का समय नहीं था किसी के पास और लिखना भी नहीं आता था किसी को। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस समय पुस्तकें लिखी गई थी या उसके बारे में? तो हम कैसे जानते थे? वो हम पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों या पुरानी जानवरों की हड्डियाँ वगैरह, इन सब के जो भी हमारे को इनके मिलते थे, अंश मिलते थे, उन अंशों के द्वारा हमें हालात मालूम होती थी कि शायद पुराना समय ऐसा रहा होगा। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो, कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। यहाँ पे नेहरू जी कहना चाहते हैं कि किसी भी चीज को जानने के लिए हमें उसके लिए किताबें या पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उस चीज को देखकर समझकर भी हम उसके बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसकी पत्थरों और चट्टानों की किताब में पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा-थोड़ा पढ़ना चाहती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े-टुकड़े कर डालो, तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा
कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टानों से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने धक्के कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया में वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पैंदे से लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। आगे पंडित नेहरू कहते हैं कि किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। ठीक है, कोई भी भाषा को सीखने के लिए हमें क्या होता है, अक्षरों का ज्ञान होना जरूरी होता है। और अगर पत्थर और चट्टानों के बारे में हम पढ़ते हैं तो क्या करना होता है, किताबों में पढ़ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा उसकी जानकारी को, लेकिन क्या होता है अगर हम उसके बारे में धीरे धीरे जानते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत ज्ञान हमें किताबों से मिलता है, बाकी अगर हमें असलियत उसके बारे में जाननी है तो हम कल्पना कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि शायद ये छोटा सा गोल चमकीला पत्थर कैसे बन गया, है ना। तो उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि शायद वो पहले बहुत बड़ी चट्टान रहा हो और चट्टान का हिस्सा टूट करके वो पहाड़ों से लुढ़कता हुआ नीचे नदी में आया हो और नदी में वह बहता हुआ नदी के किनारे तक पहुंचा हो और किनारे तक पहुंचते पहुंचते वो उसके कोने घिस गए होंगे, है ना, और घिस गए होंगे। इस तरीके से वह थोड़ा घिसते घिसते क्या हो गया होगा, चमकीला सा बन गया होगा। तो इस प्रकार वह पत्थर एक चमकीला सा पत्थर के रूप में हमें दिख रहा होगा या हमें प्राप्त हुआ होगा। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ है, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। तो ये एक पत्र था जो एक पिता ने अपनी पुत्री को लिखा। तो इंदिरा गांधी को वो अंत में समझाते हुए ये कहते हैं कि जिस पत्थर के बारे में, जो पहाड़ का एक टुकड़ा था जिसके बारे में मैंने तुम्हें समझाया कि पहाड़ से लुढ़कता हुआ वो नदियों तक पहुंचा, नदियों में वो बहता हुआ किनारों पे लगा। तो इस तरीके से अगर कहा जाता कि वो आगे भी इसी प्रकार से वह बहता रहता या लुढ़कता रहता तो क्या होता, वह जर्रे जर्रे में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में वह बढ़ जाता। टुकड़ों में बढ़ने के साथ वो कैसा रूप ले लेता, कंकड़ का। ठीक है, एक कंकड़ का रूप ले लेता। तो वो कंकड़ का रूप लेने के साथ ही क्या होता, और अगर कंकड़ के भी कहते हैं अगर और टुकड़े किए जाते तो वो क्या बन जाते, बालू। बालू यानी रेत। तो वो रेत का रूप ले लेता और इसी प्रकार वह रेत का रूप लेते लेते समुद्र के किनारे पे आ जाता। और समुद्र के किनारे पे जो आप रेत का ढेर देखते हैं जिसपे बच्चे खेलते हैं, अपना घरौंदा, अपना घर बनाते हैं, तो वो ऐसा रूप ले लेता। तो कितना अच्छा होता, एक छोटी से पत्थर के बारे में जानकारी प्राप्त करने से कितना आनंद आया। तो सोचो इस संसार में ऐसी कितनी चीजें हैं जिनके बारे में हमें जानने की उत्सुकता होनी चाहिए, जिनके बारे में हमें मालूम नहीं है, लेकिन अगर हम उसके इतिहास को टटोलते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो ऐसे हमें बहुत सी ज्ञानवान बातें पता चलती है, जैसे पंडित नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को इस पत्र के द्वारा समझाया। तो बच्चों, संसार पुस्तक है, आज का अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। आगे वाली स्लाइड में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट मैप भेज रही हूँ। वो कॉन्सेप्ट मैप आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और साथ ही होमवर्क भी करेंगे। कॉन्सेप्ट मैप में है पाठ परिचय पत्र। लेखक परिचय में लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य में लिखेंगे संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना तथा अनुभव करना। पत्र सार में लिखेंगे धरती का इतिहास जानने हेतु आवश्यक तत्वों को समझना। उसके बाद प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ। अंत में इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, दुनिया का ज्ञान प्राप्त करना।
होमवर्क प्रश्नों के लिए बच्चों पेज नंबर 25 में आप देखेंगे, जहां लिखा है पत्र से आगे, उसमें है प्रश्न नंबर दूसरा। वो देखिए, वो लिखा है तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों। ठीक है, इसके बारे में आप लिखेंगे। और दूसरा प्रश्न है मसूरी और इलाहाबाद शहर भारत के कौन से प्रदेश या प्रदेशों में हैं। ये 2 प्रश्न आप होमवर्क के रूप में करेंगे। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।